से स्टार्ट करते हैं जी। माजरत के साथ आप लोगों का जो पोर्टल वाले नहीं, जो फिजिकल बच्चे थे, इनके लिए यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड नहीं हो सका था। कल वाला गलत अपलोड हो गया था तो फिर वो उसको रिमूव किया, अब ये वो हो जाएगा। तो कल वाले लेक्चर में मैंने ये वाला सवाल ही कंप्लीट करवाया था और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करवाया, ठीक है। तो आज वाले इस 96 लेक्चर में मैं कोई रेलेवेंस उस लेक्चर की नहीं डाल रहा, कोई चीज़ उसकी डिस्कस नहीं कर रहा। आप लोग आज उसको ले लीजिएगा दिन के अंदर। बाकी ऑनलाइन वाले बच्चों के तो तरतीब से ही चल रहे होते हैं लेक्चर्स, ठीक है। मैंने होमवर्क के अंदर मॉडर्ना पास पेपर 15 दिया था और कैश फ्लो के सारे कहे थे बच्चों को अटेम्प्ट करने हैं। तो आप लोगों ने अब कोशिश ये करनी है, ईपीएस का टॉपिक बहुत आसान है और आज का होमवर्क भी मेरे ख्याल में ईपीएस का कोई अगर आप नियत से करो तो 20 मिनट से ज्यादा का नहीं होगा, छोटे छोटे सवाल होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपके पास मौका है कि आप जो है वो ये मॉडर्ना वाला सवाल और कैश फ्लो के जो एमसीक्यूज हैं वो अटेम्प्ट कर लोगे शाम को। तो लेक्चर लेने से पहले जो है वो लेक्चर ले लीजिएगा, लेकिन आज वाला लेक्चर जो शाम को अपलोड है ना उसको सुनने से पहले आपने ये दोनों काम कर लेने, ठीक है। आज हम IAS 33 अर्निंग्स पर शेयर का स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। बड़ा ही आसान सा स्टैंडर्ड है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक के अंदर मैंने आपको थ्योरी अभी छुड़वाई है। वो थ्योरी जो मैंने आपको कही थी आपने खुद नहीं पढ़नी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा थोड़े थोड़े 5-5 पेजेस करके। उसमें इंपॉर्टेंट बातों को हाईलाइट करवाऊंगा और पॉइंट्स बनाते जाएंगे हम, ताकि लोड ना पड़े। तो 2 से 3 दिन में वो थ्योरी सुकून से पढ़ेंगे और फिर उसकी जो इंप्लीकेशन सवाल के अंदर होनी है वो इंप्लीकेशन भी करके देख लेंगे। तो 4 से 5 दिन एक्स्ट्रा क्लास जो है वो एनपीओ के ऊपर ही चलेगी। कैश फ्लो के एमसीक्यूज मैंने दे दिए हैं होमवर्क में, हो सकता है उनको भी डिस्कस पहले कर लूं, हो सकता है एनपीओ की बात करते जाएं और बाद में फिर उस तरफ चले जाएं, ठीक है ना। तो ईपीएस को करते हैं स्टार्ट आज। ये मॉडर्ना वाला सवाल एक आसान सवाल है, इंशाल्लाह आप इसको अटेम्प्ट करके पहले फिर आज वाली एक्स्ट्रा क्लास जो अपलोड होगी उसको लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप लेक्चर नोट्स ओपन करें अपनी किताबों का पेज नंबर 939, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन नजर आएगा। बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली ये एक सिचुएशन मतलब एग्जांपल बनती चली गई। आपको एक कॉन्सेप्ट देना था रिडीमेबल और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का, तो ये उसकी एक एग्जांपल है। ये आपको यहां पे दिखा इसलिए दी कि आपने एक लफ्ज भी नोट नहीं करना, ठीक है। मैं बोर्ड पे इसको दोबारा बनाऊंगा सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां पे सारा डाटा इकट्ठा पड़ा हुआ है। वहां पे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज जो है वो मैं लिखता चला आऊंगा ताकि आपको लॉजिकली चीजें क्लियर हो जाएं। अगर बोर्ड वाली साइड की पिक्चर लेना चाहे तो बेशक ले लेना, नोट करने की जरूरत नहीं है। यही वाला सारा कुछ मैं बोर्ड के ऊपर बनाने लगा हूं, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा तो आपको समझ आती रहेगी कि ये फिगर यहां से आई, इससे बाद ये फिगर निकली, ये तरतीब इस तरह से है। तो नोट आपने नहीं करना, ओके। इसी सवाल की पिक्चर जो है वो मैंने चलो यहीं से ही देख लेंगे। यहां से देखना जरा मुश्किल है, मैं मोबाइल से देख लूंगा, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में यहां से ये पिक्चर ले ली थी, आपने इसको बिल्कुल भी देखना भी नहीं है अभी, ठीक है। जब वहां पे पूरा बन जाएगा, वही है तस्वीर मैंने इसी की खींची हुई है, ठीक है। जब यहां पे बन जाएगा तो आप देखोगे सारी फिगर्स यही होंगी, लेकिन वहां तरतीब से एक एक करके चीजों ने आना है तो कॉन्सेप्ट जरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके। और ठीक है, चलो अच्छा जी, माजरत करनी है तुमने इस क्लास, ओके जी। अच्छा सुने जी, शेयर कैपिटल किसे कहते हैं? शेयर कैपिटल, ओनर घर से पैसे लाता है, कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है। अच्छा, ये पैसे कंपनी कब वापस करती है ओनर को? कब? ये पैसे कब वापस करती है? कभी नहीं वापस करती। जब कंपनी वाइंड अप होगी तब भी अगर कुछ दे दिला के, किसी के देने दिलाने में पैसे हो, वो दे दिला के कुछ रेजिड बच जाए। स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी के अंदर ना हम इसकी डेफिनेशन अगर पढ़ेंगे ना आप, तो हमें लिखा होगा, पढ़ा भी दूंगा मैं, कि ये शेयर कैपिटल जो होता है ये बेसिकली एक रेजिडुअल इंटरेस्ट है, बच्चा खुचा, ठीक है ना। यानी कि ये पैसे जो एक बार कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए शेयर होल्डर ने, तो ये पैसे कंपनी ने कभी नहीं, वहां वो शेयर ट्रेड होते रहते हैं। मैंने अपने शेयर आपको भेज दिया, आपने भाई साहब ने उधर आके और उधर नईम साहब को भेज दिए, वो शेयर्स तो ट्रेड होते रहते हैं, लेकिन कंपनी ये पैसे वापस सिर्फ तब करेगी जब कंपनी का इंतकाल हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगी, ठीक है। तो मेरी एग्जाम्पल के अंदर कैपिटल है 5000 का, ठीक है जी। तो इसको कहा जाता है जी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ये फारिग है भाई, दूसरा ब्लैक चेक करो, लग रहा है ये चलेगा जी। और
ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ठीक है जी। 5,000, ये अज्यूम्ड फिगर्स हैं, ठीक है ना, ये सारी फिगर्स अज्यूम्ड है, अज्यूम्ड, ओके। ये मैंने साल के स्टार्ट में यहां पे 5,000 लिखा हुआ है, ओके। तो ये ₹10 ईच, मतलब हर शेयर की फेस वैल्यू क्या है, 10। तो ये शेयर कैपिटल कहां नजर आता है, कहां नजर आता है, इक्विटी में। कहां नजर आता है, इक्विटी में, ठीक है। और इस शेयर कैपिटल के अगेंस्ट कंपनी को क्या कॉस्ट पे करनी पड़ती है शेयर होल्डर्स को, डिविडेंड। ये जो शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर, कंपनी इनको क्या पे करती है, डिविडेंड, ठीक है जी। वो डिविडेंड कहां आता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में, ठीक है। और रिटेन्ड अर्निंग कॉलम के अंदर वो हम माइनस किया करते हैं, ठीक है। अभी आपने लिखना तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है ना, डिविडेंड, ठीक है, ओके। अच्छा, ये भी मैंने अज्यूम किया हुआ डाटा कि इनकम एक्सट्रैक्ट्स है, इनकम स्टेटमेंट है, चेंज इन इक्विटी और बैलेंस शीट है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में वो जो सेल से शुरू होती है और चलते 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 पीबीटी तक, ये मैंने 1500 अज्यूम किया पीबीटी, फिर टैक्स अज्यूम किया 50, और ये अज्यूम नहीं किया, ये 1500 में से 50 माइनस करके 1450 मैंने निकाला है, ठीक है। तो 1450 ये क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कहां पार्क हो जाता है जाके, रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना। चलो अच्छा, अब इक्विटी और उसकी कॉस्ट, डिविडेंड, शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कहां नजर आता है, इक्विटी में, और उसकी कॉस्ट कहां नजर आती है, डिविडेंड। उसकी कॉस्ट क्या है, डिविडेंड कहां नजर आती है, रिटेन्ड अर्निंग्स में। डन। बिजनेस को और पैसों की जरूरत पड़ी, बिजनेस से जाके बैंक से एक लोन ले लिया, ठीक है, बैंक लोन। मिसाल के तौर पे, ये मिसाल नहीं, मैंने यहां पे लिखी हुई जो ये वाली फिगर्स है, ठीक है ना, इसलिए ताकि आप नोट ना करें। 1200 रुपए, मत चाहती है मारो यार उधर, मैंने इसलिए यहां तस्वीर की, इसको आप देखो ही ना। ओके, 1200 रुपए। अच्छा, अगला मेरा सवाल, जो बैंक से लोन लिया जाता है, इस पे कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट वेरिएबल होता है, उसकी परसेंटेज फिक्स होती है, वो फिक्स परसेंटेज होती है। तो मिसाल के तौर पे ये 10% जी नहीं है, होगा तो फिर सवाल बताएगा, नॉर्मली नहीं होता, ठीक है। फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10%। यहीं से मुझे जरा फटाफट ये बता दो, ये तो फिक्स है, क्या ये डिविडेंड भी फिक्स होता है हर साल? नहीं, ये कभी ज्यादा कभी कम, प्रॉफिट है तो दे दिया, नहीं है तो नहीं भी दिया, कभी बिल्कुल नहीं आता, कभी कम आता है, कभी ज्यादा आता है, ये वेरिएबल होता है, ठीक है ना, ये फिक्स नहीं होता। अच्छा, तो ये पैसे कभी वापस नहीं होने, इसलिए कहां पड़े हैं, इक्विटी में। इनके कॉस्ट को कहते हैं डिविडेंड, और ये कहां नजर आती है, चेंजेस इन इक्विटी में। ये पैसे कौन से हैं, लोन, ये कुछ अरसे तक वापस हो जाने होते हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल वापस हो जाने हैं, ठीक है। इसलिए ये इक्विटी नहीं है, ये क्या है, लायबिलिटी, डेट, ठीक है। तो इनकी कॉस्ट भी कहां पे नजर आती है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से भी पहले, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। और लोन कितना है, 1200, और उस पर इंटरेस्ट कितना अज्यूम किया है, ये, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स से भी पहले ये माइनस हो जाता है, ठीक है। यहां तक कोई नई चीज अभी तक हमने नहीं पढ़ी, ठीक है। अब नई चीज लेके आते हैं। कंपनी को और पैसों की जरूरत पड़ी, उन्होंने ओनर से कहा कि जी बैंक से भी पैसे ले आए हैं, बैंक भी अब और पैसे नहीं दे रहा है। कहानी बना रहा हूं, जरूरी नहीं कि बैंक और पैसे ना दे रहा हो तब भी इस तरफ जाते हैं, बहरहाल ऐसी कहानी बनाई। कंपनी को और पैसों की जरूरत पड़ गई, कंपनी ने कहा ओनर्स को, आप ऐसा करें, आप तो थोड़े से और पैसे घर से ले आए, बिजनेस को जरूरत है। तो ओनर ने कहा, हमें क्या फायदा, पहले भी आपने पैसे लिए हुए हैं, ठीक है, कभी डिविडेंड देते हो, कभी नहीं देते हो। तो कंपनी ने कहा, टेंशन ना लो, डिविडेंड फिक्स कर देते हैं, डिविडेंड 2 लाख वाला कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, ठीक है। और उससे अगली बात, वो जो मैंगो शेयर होल्डर्स हैं, ऑर्डिनरी, आम, उनसे पहले आपको डिविडेंड देंगे, अगर कुछ बचा खुचा रह जाएगा तो वो उनको बांटेंगे, क्योंकि उनसे हमारा ऐसा कोई वादा नहीं है कि उनको फिक्स अमाउंट पे करनी होती है, ठीक है। तो एक, लेकिन पैसे आपको कभी वापस नहीं होंगे, ठीक है। अब जो पैसे कंपनी ने लिए हुए हैं और कभी वापस नहीं करने, तो उसको कहा जाता है इररिडीमेबल। क्या कहा जाता है जी, रिडीम कहते हैं कि वापस हो जाना, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आपके पास एक प्राइस बॉन्ड पड़ा है, ठीक है, वो प्राइस बॉन्ड आपने जाके बैंक को दिया, बैठ जाओ भाई, जल्दी से बैठ जाओ यार, कैमरे के आगे खड़े हो जाते हो आगे, और वहां से पैसे वापस ले लिए। तो वो आपने क्या करवाया, तोड़वा लिया, रिडीम कर लिया। तो रिडीम करना कहते हैं पैसे वापस हो जाना। ये पैसे वापस नहीं होंगे तो फिर ये कौन से पैसे होंगे, इररिडीमेबल, ठीक है। अब शेयर कैपिटल है, ठीक है जी, शेयर कैपिटल है,
और शेयर कैपिटल है इररिडीमेबल। क्या है जी? इररिडीमेबल। ये भी कौन से पैसे थे? ये भी इररिडीमेबल थे, ये भी कभी वापस नहीं होने थे। इसलिए कहां नजर आए थे? इक्विटी में। तो जब शेयर कैपिटल प्रेफरेंस वाला भी इशू करेंगे, जब वो वापस नहीं होना, इररिडीमेबल है, तो उसकी उसकी नेचर इसी इक्विटी वाले जैसी है, इसलिए वो नजर भी कहां आ रहा है? इक्विटी में। लेकिन इसका नाम क्या होगा? हम इसको कहेंगे आप प्रेफरेंस वाले हो, आप प्रेफर्ड लोग हो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। किस पे प्रेफरेंस जी? आपको इन पे प्रेफरेंस दी जाएगी। यानी जो प्रॉफिट्स वगैरह पड़े हैं उनमें से पहले हम आपको डिविडेंड बांटेंगे, ठीक है? यानी पहले हम प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे। कौन सा डिविडेंड जी? प्रेफरेंस डिविडेंड। वो प्रेफरेंस डिविडेंड इररिडीमेबल वालों का, इररिडीमेबल, ठीक है? स्मार्ट करके लिखें, प्रेफरेंस डिविडेंड इररिडीमेबल। ठीक है जी? पहले आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है? और वो डिविडेंड की अमाउंट भी होगी फिक्स। निकल जी, आपको 12% डिविडेंड फिक्स्ड मिलेगा, ठीक है जी? 12% फिक्स डिविडेंड पहले आपको देंगे, फिर अगर कुछ बच खुच गया तो वो बचा खुचा मिलेगा इन मैंगो शेयर होल्डर्स को, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को, ठीक है? तो ये प्रेफरेंस बेटा फिर देखेंगे। दो तरह के प्रेफरेंस डिविडेंड होते हैं, वो भी मैंने पढ़ाना नहीं है फिलहाल, ये पढ़ा दूंगा, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, ठीक है ना? तो वो बाद में देखेंगे। फिलहाल जितनी बात हजम हो जाए आज उतनी पढ़ाई है, ठीक है? तो प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी, इनकी भी फेस वैल्यू होती है नॉर्मली, ये भी ऐसी होता है, ₹10 ईच। मैं इसके लिखता हूं, ये भी ₹10। अच्छा चलो, 3,000 रुपए, ठीक है जी? 3,000 रुपए ये शेयर्स हमने प्रेफरेंस वाले इशू किए हुए हैं, लेकिन वापस कभी नहीं करने, यानी इररिडीमेबल है। यानी कहां नजर आएंगे? इक्विटी में नजर आएंगे। और इनका डिविडेंड भी कहां नजर आएगा? रिटेन्ड अर्निंग्स में से माइनस होता हुआ, लेकिन प्रेफर्ड है किस पे? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स पे, ठीक है? तो कितना है जी? 3,000 इंटू 12%, बोलो, ये 360 भाई पहले आपको देंगे, फिर कुछ बच गया तो इन मैंगो शेयर होल्डर्स को मिलेगा, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, ठीक है? तो का डिविडेंड कहलाता है ऑर्डिनरी डिविडेंड। ये इस तरह तरतीब असल में एक एक करके चीज आई है, तो वहां पे तो सारा इकट्ठा नोटेड था। मैंने इसलिए कहा कि तस्वीर खींच के मैं स्टेप बाय स्टेप फिगर्स वही लिख सकता हूं ताकि आपको तकलीफ ना हो, ठीक है ना? तो ये आपने नोट करना है। 2 हो गई जी, एक एग्जाम्पल ये, एक वो, हम ये नोट कर लें? नहीं, एक एग्जाम्पल है, ठीक है? अच्छा एक मिनट, ऑर्डिनरी डिविडेंड। अच्छा, ये ऑर्डिनरी डिविडेंड जो है ये फिक्स नहीं होता, ठीक है? अच्छा, अब ऑर्डिनरी डिविडेंड 5,000 है, कोई अज्यूम कर लो फिगर, कितना देना है? शर्म आनी चाहिए, इतना कम, 20% देंगे हम। सवाल में 20% अज्यूम किया ना उस सवाल के अंदर, ठीक है जी? बोलो 1,000 जी। क्वेश्चन, नया शेयर नहीं है, ये पहले से इशूड है। किनके? तो बेटा पड़े हैं तो उनको ऑर्डिनरी डिविडेंड भी मिलेगा, उस शेयर पे ऑर्डिनरी मिलेगा। नए शेयर, वो मेरे पुराने शेयर्स हैं, ये मैंने नए शेयर इशू किए, इनका अरेंजमेंट डिफरेंट है, ये वाला डिविडेंड अलग मिलेगा, वो अलग मिलेगा। मसला क्या है? नहीं, ऑर्डिनरी कभी भी रिडीमेबल नहीं होता, वो तो आज से पहले हमने पढ़ा ही नहीं था। कंपनी लिक्विडेट करती है तो कंपनी खत्म हो जाती है, फिर शेयर कैपिटल भी खत्म हो जाता है, सब कुछ ही खत्म हो जाता है। ये कंपनी मौजूद है तो बैलेंस शीट बन रही है, उसकी इक्विटी में नजर आ रहा है, ठीक है? बाय बैक और शेयर्स का कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है? ये यहां पे वो बात नहीं हो रही, ठीक है? हाँ, वो बाय बैक भी किस वजह से करते हैं, उसके लिए भी क्या कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो पे वहीं जाके देखेंगे, ओके जी? इक्विटी की तरह के हैं, इसलिए इक्विटी में नजर आ रहे हैं। कौन से शेयर्स? इररिडीमेबल। कौन से? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी जैसे हैं इसलिए इक्विटी में नजर आ रहे हैं, इक्विटी जैसे हैं इसलिए इक्विटी में नजर आ रहे हैं। इनका डिविडेंड, क्योंकि इक्विटी जैसे हैं तो जहां इक्विटी का डिविडेंड जाता है वहीं पे इनका डिविडेंड भी जाता है, रिटेन्ड अर्निंग से माइनस होता है, लेकिन ऑर्डिनरी से पहले। एक ये चीज प्रेफरेंस मिलती है, और दूसरा अमाउंट जो है वो भी, ये परसेंटेज भी क्या होती है? फिक्स होती है, ठीक है? समझे हो? कंपनी की भूख नहीं मिट रही, कंपनी को और पैसे चाहिए। कंपनी फिर चलेगी शेयर होल्डर्स के पास, उन्होंने कहा थोड़ी और इन्वेस्ट करो, कंपनी थोड़े और इन्वेस्ट करो। तो उन्होंने कहा पैसे आप ले लेते हो और कहते हो वापस कोई नहीं होने, पैसे हमारे पास जाते हैं, ऐसे नहीं काम चलेगा। तो कंपनी ने कहा टेंशन ना लो, 5 साल के लिए दे दो पैसे, 5 साल बाद ये वापस ले लेना। क्या कर लेना? रिडीम कर लेना। ये शेयर्स ले जाओ और भाई को जगा दो, रिडीम करने लगे हम, ठीक है भाई जाग जाओ, ये पैसे पकड़ो, पैसे दे जाओ, ये शेयर्स ले जाओ। ये शेयर्स रिडीमेबल हैं, 5 साल बाद आना, शेयर्स वापस करना, पैसे ले जाना, ठीक है?
और अगली बात बताएं आपको हम फिर प्रेफरेंस देंगे और इरिडीमेबल पे भी प्रेफरेंस दे जाएंगे। वो आप और मुश्किल घड़ी में आया ना इस वक्त, ठीक है, आपको और कोई मिल नहीं रहा हमें, आपको हम इरिडीमेबल प्रेफरेंस के ऊपर भी कैसे मिलेगी प्रेफरेंस वो भी देख लेते हैं। लेकिन बहरहाल ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, क्या ये कभी वापस नहीं होने पैसे? ये तो कुछ अरसे में वापस हो जाने हैं। तो इनकी नेचर इक्विटी जैसी या लोन जैसी? तो फिर ये इक्विटी में नजर आनी चाहिए या नॉन करंट लायबिलिटीज में? तो यहां पे हमने आकर लिखा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लेकिन ये कौन से हैं? रिडीमेबल। और ये हैं जनाब 800 रुपए ये लोग ले आए, ठीक है। हमने इनको कहा जी आपको हम 8%, ये इनका भी फिक्स है। यानी ये तीन चीजें फिक्स होती हैं, चाहे बैंक का लोन हो उस पर इंटरेस्ट वो फिक्स होगा, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड परसेंटेज फिक्स होगी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड परसेंटेज फिक्स हो, तीनों दोजख वाले हैं, ठीक है ना। हाँ, सिर्फ ये एक ही बच जाता है। तो ठीक है जी, घर से कॉल आई है। अच्छा, सुने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर इररिडीमेबल है तो कैसा है? इक्विटी जैसा। तो नजर भी कहां आ रहा है? इक्विटी में। तो डिविडेंड भी कहां जा रहा है? जहां उसका डिविडेंड जाता है, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स में, लेकिन प्रेफरेंस है और अमाउंट भी फिक्स है। लेकिन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो किस नेचर के हैं? लायबिलिटी के, वापस हो जाने पैसे। तो नजर भी कहां आ रहे हैं? लायबिलिटीज में। और इनका जो डिविडेंड है वो भी फिर कहां नजर आएगा? जहां लायबिलिटी का इंटरेस्ट नजर आ रहा है, यानी फाइनेंस कॉस्ट में। फाइनेंस कॉस्ट में जाके आप लिखोगे प्रेफरेंस डिविडेंड किसका? ये रिडीमेबल वालों का है, रिडीमेबल। अब देखो इनको इस पे भी प्रेफरेंस मिल गई कि नहीं मिल गई? क्यों? ये पैट इधर जा रहा है, रिडीमेबल वालों का डिविडेंड इस पैट से भी पहले माइनस होने जा रहा है, ठीक है। तो कितना डिविडेंड देंगे जी इनको? 800 का 8%, 64, ठीक है ना। ये अज्यूम फिगर है जी, पता नहीं कितना आया हुआ, ये माइनस हो गया, ये 1500 मैंने अज्यूम किया हुआ, ठीक है ना। ठीक हो गया। अब कोई चीज रह तो नहीं गई? 1 2 कोई रह तो नहीं गया जी, ताकि बाद में नोट करने की तकलीफ ना, कोई चीज नहीं रहेगी जी, बस ठीक है, क्लोजिंग निकालने। ओके सुने जी 5000 क्लोजिंग बन गया, ये 5000 चला जाएगा इधर, पहले ही लिख दिया हुआ मैंने समझाते हुए, ठीक है। ये 2500 क्लोजिंग बन जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स, ये नहीं लिखा था, ऊपर लिख लेना चाहिए था। चलें, बहरहाल पिछली क्लास में जो इधर लिख लिया था तो अब ऐसे ही चल गया। कितना जी? 2500। ये 3000 है, कोई चेंज नहीं आया, और ये 3000 ही है। ये 3000 आपको पता है कि ये फिगर्स उठ के फिर चली जाती हैं बैलेंस शीट, ठीक है। तो सादा बात, अब किस्सा मुख्तसर, अगर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं तो वो बेचारे उस डिब्बे में बैठे होते हैं जो ट्रेन के एंड पे होता है, जिसको पंजाबी में वो कहते हैं ना टीटी वाला डब्बा, ठीक है। जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं वो बेचारे बिल्कुल आखिर में, वो देखते हैं सेल हुई, फिर देखते हैं सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस हुई, सेलिंग माइनस हुई, एडमिन माइनस हुए, फिर अदर एक्सपेंस माइनस हुए, फिर फाइनेंस कॉस्ट माइनस हुई, फिर पीबीटी देख के खुश हुए, लो जी अब हमें मिल गया ये। उन्होंने कहा नहीं हुकूमत आ जाएगी, नहीं पहले हमारा भी दे दो हिस्सा। तो फिर ये निकल के पैड, अब इसको देख के खुश होने लगे थे कि ये भी आ रहे हैं इस बार, तो वो बेचारे बिल्कुल एंड पे बैठे, ठीक है। अच्छा, अब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो हैं, उनका डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग्स में आता है, लेकिन सबसे एंड पे। अगर कोई इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दें तो उनको जो डिविडेंड मिलना है वो डिविडेंड ऑर्डिनरी से पहले मिलना है। लेकिन चूंकि ये इररिडीमेबल है, इनकी नेचर इक्विटी जैसी है, तो ये इक्विटी में ही नजर आएंगे, इररिडीमेबल, ठीक है। और इनका डिविडेंड भी जहां इक्विटी का डिविडेंड जाता है वहीं पर रिटेन्ड अर्निंग हो जाएगा, लेकिन ऑर्डिनरी से पहले इनको देंगे, एक बात। और दूसरा, अमाउंट भी क्या होगी, परसेंटेज भी क्या होगी, फिक्स, ठीक है। फिर अगर को आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो ये तो वापस होने वाले पैसे हैं, इनकी नेचर इक्विटी जैसी नहीं है, लायबिलिटी जैसी है, लोन जैसी है, तो नजर भी कहां आएंगे, लोन में, लायबिलिटीज में, ठीक है। और इनका जो डिविडेंड है बिल्कुल लाइक इंटरेस्ट कहां नजर आएगा, फाइनेंस कॉस्ट में, और इसकी अमाउंट भी क्या होगी, परसेंटेज भी क्या होगी, फिक्स, ठीक है जी। यहां तक को मसला। रिडीमेबल को लोन से पहले नहीं, लोन से पहले बाद में, पीपीटी से पहले दे देंगे, इनसे पहले दे देंगे, इनसे पहले मिल गया ना, ठीक है। वो कोई नहीं, इकट्ठे ही दे देंगे, मिलेगा ही मिलेगा, इकट्ठा बुला के दे देंगे उनको, ठीक है। डस्टबिन ही कोई नहीं जी, कैमरे में दिन रिकॉर्ड हुआ, बबल बैंकिंग जी। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, हो सकती है। अच्छा जी, इधर देखें, इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल याद है, इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल
रिडीमेबल हो चाहे रिडीमेबल हो, वो बिल्कुल वैसे ही इशू कर देंगे। वो फेस वैल्यू पे भी हो सकता है, वो प्रीमियम भी हो सकता है, वो डिस्काउंट पे भी हो सकता है, ठीक है ना। वो सारी चीजें हैं, एफआईआर 2 में जाके तफसील से पढ़ोगे, यहाँ पे नहीं है। वहां फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वहां पे आप देखोगे अगर आप इशू करोगे शेयर, ये रिडीमेबल शेयर्स, तो वो लोन कहलाएंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी वाली ट्रीटमेंट करोगे, तो वो प्रीमियम पे भी होंगे, डिस्काउंट पे फेस वैल्यू होती है। बहरहाल जितनी बात यहाँ पे जरूरत है मैं उतनी यहाँ पे पढ़ाऊंगा, बाकी आगे पढ़ लीजिएगा जाके। ओके, यही सारा डाटा लिखा हुआ है जी, यही सारा डाटा लिखा हुआ है। ओके, अब दोबारा लिखूंगा ना, जरा आपको जरा याद रह जाएगा फिर। अच्छा जी, अब ये बात ना असल में करना जरूरी थी, हालांकि अभी ईपीएस मैंने शुरू नहीं किया, लेकिन ये ईपीएस का ही जरूरी हिस्सा है। ये चीजें पता होंगी तो अर्निंग पर शेयर निकाल सकोगे, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर ईपीएस का जो फॉर्मूला है वो है, एक बात याद रखना, ये रेशो जो है ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की रेशो ही है, ये भी एक, ठीक है ना। ये एक टूल है जिससे आप कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करते हैं। आप क्या निकालना चाह रहे हो? आप निकालना चाह रहे हो एक शेयर ने कितना अर्न किया, अर्निंग्स पर शेयर, एक शेयर ने कितना अर्न किया। तो ये एक टूल है जिसको इन्वेस्टर भी देख रहा होता है। अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करने आए, दो कंपनी सामने पड़ी हुई हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो ये देखेगा कि दोनों में से हर शेयर कितना कितना कमा रहा है, क्योंकि उसने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है ना इन्वेस्टर ने, मिसाल के तौर पर, तो वही देखेगा, ठीक है, कि एक शेयर कितना कमा रहा है। ओके, तो जिसकी अर्निंग पर शेयर ज्यादा होगी वो कंपनी ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है, ठीक है ना। कंपनी भी तो इन्वेस्ट कर सकती है कहीं और जाकर। ये ईपीएस कंपनी कैलकुलेट करके यूजर को देती है, क्योंकि आईएएस 33 स्टैंडर्ड है जो ये कहता है कि अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करके यूजर को बता दो, और यूजर उसको आके देख लेता है। ये एक परफॉर्मेंस मैयर है, उसको देख के पता लग जाता है कि ये इस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, इसके एक शेयर ने कितनी अर्निंग्स की, कितने प्रॉफिट कमाए। क्या मतलब, कंपनी को फायदा है ना। ईपीएस निकालेंगे जिसकी हाई ईपीएस होगी, कंपनी को फायदा है, लोग देख के खिंचे चले आएंगे उसकी तरफ, ठीक है। वैसे भाई तो फायदा नुकसान नहीं है, ये स्टैंडर्ड है जो कहता है यूजर को ईपीएस दिखाओ, ठीक है। यार आपको थोड़ी बात, कंपनी को क्या फायदा जी, वो पीपी का जो नोट बनाती है, क्या फायदा कंपनी को, ठीक है, वो यूजर के लिए बना रहे हैं, फायदा नुकसान क्या जी। हाँ जी, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। क्या बोला जी मैंने, ये किसकी रेशियो, पहले मैंने कहा था किसकी रेशियो है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की रेशियो है। तो अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ठीक है, लिखे फॉर्मूला, फिर उसके बाद इस पे बहस कर लेते हैं। अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ओहो जी, अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, वैसे ये पूरा फॉर्मूला नहीं, अभी ना लिखूं मैं तो कहता हूं नंबर ऑफ शेयर्स। इस सवाल के हद तक तो ये पूरा है, लेकिन जी ऐसा ही है, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। भाई कह रहे हैं ऑर्डिनरी लिखें, बिल्कुल लिखें जी, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, क्योंकि ये रेशो ही किसके लिए है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। अब इसी सवाल से आप ईपीएस निकाल दें, जल्दी करें, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, ये सवाल आपके सामने है। अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। जल्दी करें जी, जल्दी करें, ईपीएस निकाल दें। पहला सवाल ईपीएस का जिंदगी का आप खुद ही करें, शाबाश, हिम्मत करें। सब बच्चे कैलकुलेट कर रहे होंगे, मुझे पता है, कम से कम कैलकुलेटर पे तो जरूर करके बैठे होंगे सब बच्चे कैलकुलेट। जी कोई आंसर बताएं। 1000 है, 10 रुपए, एक ने 10 बोला, एक ने 1000 बोला, एक ने 100 बोला, 1000 नहीं बोला, 100 बोला। अच्छा 100 और जी 21, एक और जवाब आया 21, 2.1 एक आया जी, 2.1। सवाल ये सामने है, ईपीएस निकालनी, 2 भी आया जी एक जवाब। अच्छा चलें बस करें, बहुत हो गई, बस बहुत है, 99.9 बहुत है। अब इधर देखें, अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स में आप लोगों ने 1450 लिया तो गलत किया। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मैंने कहा था सबसे आखिरी डब्बे पे बैठे हैं, वो खुश होकर 1450 को देख ही
देख ही रहे थे कि उनको पता लगा कि वो प्रेफरेंस वाले आ गए हैं। पहले ये 360 उनको बटेगा और फिर कुछ बचेगा तो वो हमें बटेगा, वो हमारा बनता है। ठीक है, बटे या ना बटे, कमा लिया तो हमारा ही है ना। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। ये कोई ऐसे सादा सी बात नहीं लिखी हुई थी, इसके पीछे तो बड़ी कहानी थी कि एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कौन सी अर्निंग्स होती हैं? वो ऐसे प्रॉफिट्स होते हैं जिसमें से पहले तो सारे खर्चे निकल कर, इवन टैक्स वगैरह निकल कर वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया हुआ था, फिर उसमें से भी प्रेफरेंस डिविडेंड ये होमवर्क के सवालों में आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड, वरना अगले 2 सवालों के अंदर जो मैंने आपको करवाने हैं ना, उन 2 सवालों के अंदर अब इसने नहीं आना, लेकिन इस सवाल में चूंकि है तो ये प्रैक्टिस कर ले साथ ही। तो पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड कौन सा? हाँ, फिर ना बोलना आइंदा रिडीमेबल तो पैट से भी पहले निकल चुका हुआ है। ठीक है, तो अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो है वो पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इररिडीमेबल वाला, ये 2 दफा माइनस लग रहा है, इसको जरा ना ऐसे कर लेता हूं मैं, प्रेफरेंस डिविडेंड इररिडीमेबल, वरना वो लग रहा था कि 2 चीजें माइनस हो रही हैं। ठीक है, ले भाई, अब क्लियर है जी। तो अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कौन सी होंगी? वो पैट जिसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड भी इररिडीमेबल का माइनस हो जाए। बेचारे एंड पे बैठे होते हैं ना। ठीक है, इसका मतलब कि आप कहेंगे कितना था, 1450 था, 1450 भी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को एट्रीब्यूटेबल नहीं है, बल्कि इसमें से भी 360 माइनस होगा, और कुछ बच्चों ने 5000 से डिवाइड कर दिया। ये जो मुख्तलिफ, भाई 5000 तो रुपीज है, रुपीज में शेयर कैपिटल नहीं लेना, यहां पे मैंने लिखा हुआ था नंबर ऑफ शेयर्स, तो 5000 तो शेयर कैपिटल है, हर एक की फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो डिवाइड बाय 10 करोगे तो 500 शेयर्स इनके पास पड़े हैं, मैंगो वाले, ऑर्डिनरी वाले, आम वाले। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 500, आंसर इज 2.18 रुपीज, 2.18 पर शेयर। ठीक है जी, ये इसका आंसर भी आ गया। वैसे तो इस सवाल असल में ना, ये पिछली दफा ऐसा हुआ था कि बच्चों को प्रेफरेंस डिविडेंड समझाने के लिए मैं इनकम स्टेटमेंट बनाई, चेंज इक्विटी बनाई, बैलेंस शीट बनाई, तो डाटा ऐसे बच्चों से पूछ रहा था, हाँ भाई कितना शेयर कैपिटल, कितना इररिडीमेबल, कितना, वो करते करते ये इस तरह से बन गया। फिर मैंने कहा चलो अब ये इतना डाटा आ गया तो ईपीएस का फॉर्मूला लगा के ईपीएस भी निकाल ही लो। तो ये इस तरह से पहला सवाल था। ठीक है ना, तो ये ईपीएस निकल आई है जी। फेस वैल्यू तो एक ही होगी, नहीं, फेस वैल्यू मुल्क में एक ही होगी। सवाल में अगर वो 1 करेगा तो फिर फेस वैल्यू 1 ही रहेगी सारे शेयर्स में, यानी कि डिफरेंट हो नहीं ना सकती बेटा। पाकिस्तान में फेस वैल्यू 10 ही होती है बेटा, बेचना तो फिर फेस वैल्यू है ही नहीं। आप शेयर्स अगर बेचें 10 वाला 15 का, तो आपने इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल में पढ़ा हुआ है कि शेयर कैपिटल में फिर भी 10 रुपए ही आते हैं, ऊपर वाले प्रीमियम में, यार नीचे गए तो डिस्काउंट में। शेयर कैपिटल का तो उसूल ही यही है। ये मिस हो रही है आवाज मेरे ख्याल से, हाइब्रिड वालों मिस हो रही है ना आवाज मिस हो रही है भाई। शेयर कैपिटल का तो उसूल ही यही है भाई कि उसमें 10 रुपए फेस वैल्यू ही नहीं जाता है, कमी हो या ज्यादती हो, वो शेयर कैपिटल को हम हिट नहीं कराते जी। सही है, चलें आगे। चलो जी फिर, अच्छा फिर ये थोड़ी सी बात जरा देख लो, ये मैं दोबारा लिख देता हूं, प्रेफरेंस डिविडेंड की बात थोड़ी सी कर लें। वैसे इस सवाल पे तो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन होमवर्क वाले सवालों पे एप्लीकेबल है। अगर सवाल के अंदर प्रेफरेंस डिविडेंड आ रहा हो तो ईपीएस की कैलकुलेशन करते हुए कौन से वाले को कंसीडर करना है और कौन से वाले को इग्नोर करना है। हमारे इस सवाल के अंदर दोनों ही थे, प्रेफरेंस वाला भी था और ये रिडीमेबल वाला भी था और इररिडीमेबल वाला भी था। ईपीएस कैलकुलेट करते हुए किसको कंसीडर किया और किसको इग्नोर किया? रिडीमेबल वाले को इग्नोर करना है, क्योंकि वो तो पैट से पहले ही माइनस ऑलरेडी हो चुका हुआ है। ठीक है ना, हमने कंसीडर किसको करना होता है? इररिडीमेबल वाले को, ये याद रखना। ठीक है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड अगर रिडीमेबल होगा तो इग्नोर वाइल कैलकुलेटिंग ईपीएस, और अगर इररिडीमेबल होगा तो कंसीडर नहीं, साथ ही लिख लो, कंसीडर के साथ क्या कंसीडर करोगे, क्या करोगे माइनस करोगे, माइनस फ्रॉम पैट। ठीक है ना, तो कंसीडर वाइल कैलकुलेटिंग ईपीएस। ठीक है जी, ये जरा अपने पास लिख लो ताकि बवक्त जरूरत सनद रहे और काम आए।
ठीक है, तो देखो यार मोबाइल का चार्जर होगा, नहीं ये नहीं, ये चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं फिर। आसान लग रहा है ना टॉपिक, ऐसे मजे मजे से टॉपिक हो जाना है, ये हल्का फुल्का टॉपिक है? कोई नहीं यार, पेपर में आधा बचा तो सही कर लोगे ना। चार्ट नहीं, लेक्चर नोट्स इकट्ठे करके दे दूंगा। हाँ जी, कर देंगे इंशाल्लाह। और कोई हुक्म? दुआएं तो यार, पता है तुम लोगों का पेपर होता है, स्टूडेंट का पेपर होता है ना, उस्ताद का असल में होता है वो। जिस दिन पेपर दे के आता है उस्ताद को बड़ा इंतजार होता है, पेपर जल्दी से आ जाए। एक बार देख के, ये नहीं कि मुश्किल या आसान, सिर्फ ये देखता है उस्ताद के यार जो कुछ आया है, नहीं जो कुछ आया है पढ़ाया सी ना, फिर उस्ताद पास हो जाता है। चलो शुक्र है, कोई ऐसी चीज सुनी आगे की जो नहीं पढ़ाई है। कोशिश तो ये होती है कि बंदा कुछ ना छोड़े। अच्छा जी सुने, क्वेश्चन नंबर 2 है, अ कंपनी हैज 5000 शेयर्स इन इशू ऑन 31 दिसंबर 2010। इट फर्दर इशूड 5000 शेयर्स ऑन यकम अप्रैल 2011। प्रॉफिट फॉर द ईयर 10 इज 50,000 एंड 11 इज 87,500 कर लें। 87,000 लिखा हुआ, 87,500 कर लें। ये मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। हाइब्रिड वालों, आप आवाज तो नहीं मिस हो रही? ओके है, सही। अच्छा जी, कैलकुलेट करो ईपीएस फॉर 2010 एंड 2011 अज्यूमिंग ईयर एंड इज 31 दिसंबर। इधर देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 होने लगा। ईपीएस 2010 की भी निकालनी है और 2011 की भी। सवाल ही बड़ा सिंपल है, कोई प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह नहीं है, ठीक है। 5000 शेयर्स 31 दिसंबर 2010 में थे और 31 दिसंबर 2010 वाले साल का प्रॉफिट कितना था? 50,000। अब सवाल खामोश है तो यही पैट है, और कोई इरिडीमेबल पैट खुद से थोड़ी अज्यूम करते रहना है। तो 50,000 माइनस 0 क्यों लिखा मैंने? ताकि हमें याद हो जाए कि प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है। कौन सा वाला? इरिडीमेबल वाला। ये याद हो जाए ताकि आज की क्लास के एंड तक, ठीक है। 2 सवाल होमवर्क में, 3 सवाल जाने हैं, उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट चेक होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो 50,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे जी? 5,000। तो ईपीएस आ गई ₹10 पर शेयर। बेटा ये फेस वैल्यू नहीं है ना, उसने कहा है फर्दर, ये क्या है, कंपनी हैज 5000 शेयर्स इन इशू। ये फेस वैल्यू तो उसने जरूरत नहीं ना, यहां पे दिया होता रुपीज इतने शेयर कैपिटल, तो फिर फेस वैल्यू बताता, हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालते। अभी उसने शेयर्स ही दे दिए तो फेस वैल्यू को क्या करना है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, 2011 आता है, अभी ये नोट नहीं करना साथ। तो 87,500 माइनस 0 है, हाँ 2011 यार, बड़ी गलती होगी मुझसे यार। अच्छा जी, क्यों यार? अच्छा जी सुने, डिवाइडेड बाय 5,000 शेयर्स पहले थे, 5,000 और इश्यू हो गए, टोटल कितने हो गए? 10,000। तो रुपीज, अच्छा अब नोट नहीं करना, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है आंसर। प्रॉब्लम क्या है? आपको नजर आ रहा है कि परफॉर्मेंस कंपनी की गिर गई है, डिटीरियोरेट हो गई है, नजर आ रहा है, ये नजर तो यार है ना। ईपीएस तो यही बता रही है। ईपीएस, शेयर्स अगर बढ़े हैं बेटा, अगर शेयर्स बढ़े हैं तो फिर उसने अर्निंग्स को भी बूस्ट करना था। जब नए शेयर इश्यू किए जाते हैं फॉर कैश, फॉर मनी, तो वो पैसा बिजनेस में आता है तो उसको अर्निंग्स को बूस्ट करना चाहिए। ओवरऑल अर्निंग्स बढ़ी हैं लेकिन पर शेयर तो गिर गई ना, कंपनी की परफॉर्मेंस तो ड्रॉप हो रही है। असल में ये सही नहीं है, आपने नंबर ऑफ शेयर्स जो डिवाइड किए हैं वो सही नहीं किए। जो 5,000 शेयर्स नए इश्यू किए हैं वो आपने यकम अप्रैल 2011 को इश्यू किए हैं। इस हिसाब से तो ये अर्निंग्स में पूरा साल कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सके।
ये पैसा तो पूरा साल बिजनेस ने इस्तेमाल किया ही नहीं इन 5,000 शेयर्स वाला, तो ये 5,000 शेयर ले रहे हैं पूरे साल के, तो कंपनी देखने वाले को क्या नजर आ रहा है? कंपनी की परफॉर्मेंस डिटीरियोरेट कर गई। असल कहानी ये है कि आपने डिवाइड करना था इनको, 5,000 तो पूरे के पूरे पहले दिन से पड़े हैं ना, ये तो अर्निंग्स में पूरा साल कंट्रीब्यूट कर पाएंगे पुराने शेयर्स वाले जो पैसे हैं, ठीक है। लेकिन जो नए शेयर्स आए इन्होंने तो सिर्फ 9 महीने तक कंट्रीब्यूट किया, तो 8750 शेयर्स आपने लेने थे, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। असल फॉर्मूला क्या है जी? मैंने कहा था फॉर्मूला पूरा नहीं है, रुक जाओ, ठीक है। तो अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, ठीक है। आपने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स लेने होते हैं, एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स लेने होते हैं, लेकिन निकालना ये 8750 ही है, 8750 निकलता है ना, बोलो। लेकिन इसको निकालने का तरीका ये नहीं होगा भाई, ये इस सवाल के अंदर तो लग जाता है, लेकिन आगे चलो, अभी देखो ना, मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको आज करवाना है, ठीक है। फिर कुछ 2-3 छोटे छोटे सवाल ऐसे ही होमवर्क में देने हैं, लेकिन 4 में देखो तो चीजें आ रही हैं, बोनस शेयर्स इशू हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं शेयर्स, कंसोलिडेट हो रहे हैं शेयर्स, आगे राइट इशू आएगा, पता नहीं क्या कुछ आएगा अभी इसके अंदर, बेसिक ईपीएस में डाइल्यूटेड से पहले पहले। तो वर्किंग उस फॉर्मेट पे रखेंगे जो एक ही बार आज हम बना लें और फिर हर सवाल के अंदर हमारी वही वर्किंग रहे। फिलहाल तो आपके सवाल के अंदर 8750 ऐसे निकल सकता था, लेकिन भाई हम इस तरह से नहीं निकालेंगे, निकालना 8750 ही है, लेकिन उसका तरीका क्या होगा, हम एक वर्किंग किया करेंगे। ये देखो, ये 10,000 आजा यार, ये 10,000 नहीं ले सकते हम एक छोटी सी वर्किंग करेंगे, उस वर्किंग का नाम होगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। क्या नाम होगा जी? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। सबसे पहला कॉलम होगा जी डेट का, ये अभी हर बार हर सवाल में ये काम करना है तो जाहिर है फिर याद तो हो ही जाना है, ठीक है। डेट, फिर डिस्क्रिप्शन, कॉस्ट, डेट, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू हुए, नंबर ऑफ शेयर्स। उसके बाद एक कॉलम बनाएंगे हम फ्रैक्शन का, और फ्रैक्शन लगने के बाद फिर आ जाएंगे हमारे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है जी। बस ये फॉर्मेट यही रहेगा, इस वर्किंग के अंदर फॉर्मेट यही रहेगा, कोई और नया कॉलम ऐड नहीं होगा, चीजें इसके अंदर ऐड होती रहा करेंगी, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा कैसे कैलकुलेट करना है, ये रोज करना है काम, इसलिए जरा ध्यान से देख लें। 10 तो ओके था, मसला 11 में है, तो 11 में सबसे पहले आप 1 जनवरी 11 पर ओपनिंग शेयर्स, ओपनिंग ये नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग है, ये नंबर ऑफ शेयर्स है, ये रुपीज नहीं है यहां पे, ठीक है ना जी। तो ओपनिंग शेयर्स कितने पड़े थे हमारे पास? 5,000, ठीक है। 1 अप्रैल 2011 को न्यू शेयर्स इशू किया आपने, और सही है, थोड़ा सा आगे ले जाना पड़ेगा भाई इसको। अच्छा अब देखो, नंबर ऑफ शेयर्स 5,000 जो हैं, इन पे यहां पे आपने फ्रैक्शन लगा देनी है, ठीक है। बात समझिएगा, फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको कहा कि एक वर्किंग का तरीका आपको सिखा रहा हूं जो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसकी वजह यह है कि आगे जाकर इस तरीके ने आपको काम देना है, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ शेयर्स जो नए इशू हुए हैं वो मैंने अभी नहीं लिखे, और मैंने क्या कहा, ये 5,000 शेयर्स जो हैं ये 1 जनवरी 11 से 31 मार्च 11 तक आउटस्टैंडिंग रहे, बोलो। तो यहां पे मैंने फ्रैक्शन लगा दिया 3/12, ठीक है। उसके बाद नए शेयर्स कितने इशू हुए 1 अप्रैल 11 को? अब 5,000, ये जो नए शेयर्स इशू होते हैं ना, ठीक है, ये कभी भी आपने इन नए शेयर्स को इशू करके इसके सामने आपने फ्रैक्शन नहीं लगाया करना, ठीक है, बल्कि क्या करना है आपने अब इसका टोटल करना है। 10,000 हो गए। आप कहोगे सर ऐसे आसान सा काम तो था, अभी 8750 निकाला था, किस मुसीबत में डाल रहे हैं हमें? और भाई आगे मुसीबतें बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो यहां पे थोड़ी सी मुसीबत को झेल लो ताकि आगे फॉर्मेट यही रहे, इसी के साथ सारे सवाल हो जाए हमारे, ठीक है ना। हाँ जी, फ्रैक्शन अभी लगाते हैं, मजीद फ्रैक्शन भी लगाते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि इस 5,000 पे फ्रैक्शन नहीं लगाना जो आपने नए इशू किए, ठीक है ना। आपने क्या कहा, यूं कह रहे हो आप कि जी 5,000 शेयर्स थे, शेयर्स का बैलेंस कितना है? 5,000। वो 5,000 का बैलेंस जनवरी, फरवरी, मार्च में रहा, 1 अप्रैल को 5,000 नए शेयर्स इशू हो गए, और अब ये बैलेंस बदल के कितना हो गया? 10,000। अब 10,000 मेरे ख्याल में तो 31 दिसंबर 11 तक यही रहा है, क्लोजिंग लिखना नहीं है, वैसे ही लिख रहा हूं समझाने के लिए। इसका मतलब कि अब ये 10,000 अगले 9 महीने तक इन इशू रहे। तो बात वही है, थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से इसलिए की क्योंकि इस फॉर्मेट से सारे सवाल हमारे होते जाएंगे, शेयर स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन, बोनस इशू, राइट इशू, जो कुछ भी बेसिक ईपीएस के अंदर आता है इसी फॉर्मेट के अंदर डाल के हम सीख लेंगे, इसलिए ऐसे ही करना है। किया क्या हमने,
एक बार फिर सुन लो, किया क्या हमने, 5 शेयर्स ओपनिंग में पड़े थे, हमने कहा जी शेयर्स 5,000 ही रहे पहले 3 महीने, फिर चौथे महीने के पहले दिन 5,000 और नए शेयर इशू होकर ये बैलेंस कितना हो गया 10। अब ये 10,000 शेयर्स अगले 9 महीने तक आउटस्टैंडिंग रहे, ठीक है। तो फिर पूरा करने दो मुझे जी, 5,000 3/12 1250 और 10,000 इंटू 9/12 7,500 और इन दोनों का टोटल करो, ऐड करो, आ गया वही 8750। तो 8750 निकाला है जरा टेढ़े तरीके से। उसकी वजह यह है कि इस सवाल में तो 8750 फौरन निकल आता था, आराम से निकल सकता था, लेकिन अगले सवालों में जाके फिर जब चीजें ज्यादा होनी है तो ये ज्यादा तरीका लग नहीं सकना, तो तरीका आसान सवाल में वही सीख लेते हैं जो आगे मुश्किलों के अंदर फिर काम आता रहे, ठीक है। तो बताओ भाई सवाल। नहीं बेटा वो तो इन इशू थे, 2000 इन इशू थे, सवाल खामोश है तो वे फिर पड़े हुए थे बेटा। देखो अ कंपनी हैज 5,000 शेयर्स इन इशू ऑन 31, इन इशू ऑलरेडी इशूड हैं 31 दिसंबर पे, ठीक है ना, सही है। तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब वो पूरा साल ही रहे हैं, फिर इन इशू जो है तो कब से हैं, फिर सारा साल ही रहे हैं, हम क्यों अज्यूम करेंगे सर। अगर दरमियान में कहीं होता इशू तो वो लिखता डेट कि वो इशू कब हुए थे, ठीक है। जैसे यहां पे उसने लिख दिया कि इस साल में 5,000 जगह अप्रैल को इशू है, ठीक है ना। और अगर मिसाल के तौर पर 31 दिसंबर 11 में खड़ा वो कह रहा होता कि जी 10,000 शेयर इन इशू है और बीच में 5,000 यकम अप्रैल को आए, फिर उसको लिख के बताना पड़ेगा कि 10,000 शेयर इन इशू है 31 दिसंबर 11 पे, जिसमें से 5,000 शेयर 11 को आए थे। इस तरह के सवाल भी आगे जाके देखेंगे हम कि क्लोजिंग डेट पे खड़ा करेगा 10,000 शेयर होंगे और कहेगा इन इशू 10,000 है 31 दिसंबर 11 पे, तो इन इशू 10,000 है ना, बोलो 31 दिसंबर 11 पे इन इशू 10,000 है। लेकिन वो फिर उसको अगर यहां पे खड़ा करेगा तो फिर बताएगा वो कि जी 5,000 जो है वो यकम अप्रैल 11 को आए थे और 5,000 उससे भी पहले के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो सवाल बताएगा। फिलहाल सवाल खामोश है, तो 50,000 सारा साल रहे, 2010 गुजर गया, 2011 आया तो 5,000 जो है वो सारा साल रहे और अगले 5,000 9 महीने रहे। लेकिन हमने कैलकुलेशन ऐसे नहीं करनी कि 5,000 जमा 5,000 का 9/12, बल्कि कैलकुलेशन हमने इस तरह से करनी है, ठीक है। अब 8750 यहां पे जाकर आपने लिखा तो ये जानबूझ के सवाल का डाटा ऐसा लिखा गया था कि आपको जरा ये पता लग सके जी, ₹10 पर शेयर हो गया। क्या मतलब, अब कंपनी आप ईपीएस नहीं बताया, ईपीएस में ऐसी कोई बात नहीं है खुदा ना खास्ता के जो ये कह दे कि कंपनी परफॉर्मेंस जो है वो गिर गई है। कंपनी की परफॉर्मेंस वही है, ठीक है ना। वो अच्छी खासी कंपनी सही परफॉर्म करती आ रही थी, लेकिन आपने एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ना लिए तो कंपनी की परफॉर्मेंस ईपीएस में डिटीरियोरेट होती नजर आ रही थी, हालांकि नहीं हुई डिटीरियोरेट, कंपनी वैसे ही परफॉर्म कर रही है जैसे पहले कर रही थी। तो ये इस सवाल के अंदर ही बराबर है, वैसे हर साल बराबर नहीं आता, प्रॉफिट बदल जाते हैं। ये तो रखा सवाल इस तरह से गया था ताकि आपको ये समझाया जा सके कि 2011 के अंदर 8750 शेयर्स करना क्यों जरूरी था, वेटेड एवरेज करना क्यों जरूरी था, क्योंकि शेयर्स ने सारा साल अर्निंग्स को बूस्ट नहीं किया हुआ, शेयर ने सारा साल कंट्रीब्यूट नहीं किया बिजनेस में कि आप कहो कि सारा साल इस 5,000 शेयर्स ने प्रॉफिट कमाए होंगे। सिर्फ पहले वाले 5,000 सारा साल रहे हैं, बाकी तो सारा साल रहे ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सवाल को इसी तरह से डिवाइस इस तरह से बनाया, इस तरह से गया था ताकि आपको ये इस तरह से नजर आ जाए कि हाँ भाई ये ठीक काम किया हमने, ठीक है। वैसे ऐसा नहीं होगा 2 साल की ईपीएस बराबर आया करेगी, वो आइंदा ऐसे बराबर नहीं होगी, हर साल प्रॉफिट बदलते रहेंगे, 100 चीजें आ जाया करती हैं, ठीक है। ओके आगे बढ़े जी। ये क्वेश्चन नंबर 2, नो वाले निकल जाए क्लास से। चलें जी क्वेश्चन नंबर 3 फिर कर दें जल्दी से, 2 मिनट में कर देना क्वेश्चन नंबर 3, 2 मिनट से ज्यादा ना लगे, 2 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन आपके पास नहीं है, फिर तस्वीरें बनाने भी बच्चों को फिर देता हूं क्वेश्चन नंबर 3 सामने। अगर आप क्लास वर्क समेत भी एक सीटिंग में बैठ के सारा काम करें ना आज, तो पहले वाला सवाल थोड़ा ही था, वो तो समझाया कॉन्सेप्ट, सवाल तो उसमें सिर्फ ईपीएस कैलकुलेट करने का था। तो एक सीटिंग में क्लास वर्क समेत भी होमवर्क करेंगे तो मेरे ख्याल में आधे घंटे में आपने भड़का देना है इसको, इतना कौन है काम ईपीएस में ऐसे ही। तो कल से इंशाल्लाह बड़े ढेर ढेर सारे सवाल दिया करूंगा होमवर्क में, 10-12 सवाल ऐसे ही दे दिया होमवर्क में, हर सवाल 5 मिनट का होगा, छोटा ही है, 4 एक दिन का है, 5 दिन लगा लेंगे त्यातन। नंबर छोटा सवाल बनता है 6-8 नंबर का। बढ़ेंगी चीजें यार, शेयर कंसोलिडेशन शेयर, ये थोड़ी खत्म हो गया, अभी शुरू हुआ है भाई, ये भी काम है, क्या पता ऐसा ही हो जी। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, कंपनी हैज 30,000 शेयर्स इन इशू ऑन यकम जनवरी 13, इट हैज परचेज्ड ऑन मार्केट वैल्यू पर ही आज शेयर करने इशू आपने, आज तो आपने इस पे कम पे नहीं करने, ये फेस वैल्यू नहीं मार्केट वैल्यू है, फेस वैल्यू नहीं है कितने का शेयर, बस करते जाए फिलहाल, तो जो कैलकुलेशन आज सिखाई है वो सीख लें फिलहाल। बस और कोई फर्क नहीं है, सवाल में शेयर 2 दफा इशू हो गए हैं इस साल में, और ईपीएस सिर्फ 1 साल की निकालनी है जी।
ये पेज 939 पे ही चल रहे हैं हम बुक के। कोई बच्चा है जो कर चुका? 1 2 हाइब्रिड में 3 4 5 6। मैंने आप लोगों से ये तय किया हुआ है कि 6-7 तारीख तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता सिलेबस कोई 4-5 को खत्म हो भी जाता है ना, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि वो 6-7 तक नहीं जाएंगे। वो उसमें फिर यही होगा कि कोई ना कोई चीजें छोटी मोटी रह गई होंगी, तो वो फिर हम मिल लेंगे एंड पे। यानी कि 7 डेडलाइन है तो वो 7 ही है। मतलब अगर थोड़ा सा जल्दी सिलेबस खत्म होता नजर आ भी रहा होगा तो वो जल्दी खत्म नहीं करेंगे, हम 6-7 तक जाएंगे। पूरा 1 महीना आपको मिल रहा है, 5 को पेपर शुरू हो रहे हैं। कोशिश यही है कि 6 तक हो, लेकिन 7 को ही जहन में रखिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि टॉपिक केवल 2 ही रह गए हैं, बाकी छोटी मोटी चीजें साथ साथ चलनी है। वो एक्स्ट्रा क्लास हमारी ऑलरेडी चल रही है। तो ये ईपीएस और उसके बाद रेशोज, ये दोनों 4-4 दिन के टॉपिक्स हैं। हम 5-5 दिन भी लगा लें तो दिन फिर भी बच जाते हैं पीछे। तो वो दिन बच रहे हैं क्यों? क्योंकि थोड़ी बहुत चीजें रही हुई हैं। एमसीक्यू डिस्कस करने वाले रहे हुए हैं, कुछ टॉपिक्स के अंदर कोई ना कोई पास पेपर डिस्कस करने वाला रहा हुआ है। तो वो सारी चीजें ही करनी है। तो जहन के अंदर ये नहीं रखना आपने कि जिस दिन मैं आखिरी टॉपिक शुरू करूं, इसलिए तो मैंने लंबा कर दिया चीजों को, ताकि वो आखिरी टॉपिक मिसाल जब चले तो आखिरी दिन तक वो चले और 7 एक्स्ट्रा काम थोड़ा थोड़ा हो कि आप भागे ना। लेकिन भागने वाले को नुकसान ही होना है। तो 7 डेडलाइन है, तो 7 6 या 7 जिस दिन मैं कहूं घर जाओ तब जाना है आपने। ओके, अच्छा जी, हो गया भाई। अ कंपनी हैज 3000 शेयर्स इन इशू ऑन यकम जनवरी 13। इट हैज फर्दर इशूड ऑन मार्केट वैल्यू। हम मार्केट वैल्यू पे फिलहाल शेयर इशू कर रहे हैं। इससे काम पे फिलहाल अभी हमने देखा नहीं सवाल में। फॉलोइंग डेट्स पे यकम मार्च पे 12,000 शेयर इशू। अच्छा, असल में ना ये सवाल था 3,000 शेयर्स यहां पर, लेकिन मेरे ख्याल में वो यहां पर गलती से ना 30,000 शेयर्स था, गलती से 3,000 हो गया असल में जो सवाल पिछली बार बनाया था। तो कोई बात नहीं, खैर है। पिछली बार वाली किताब किसी के पास हो ना, मैंने कहा या कोई लेक्चर नोट्स देख रहा हो तो परेशान ना हो। खैर है, सवाल ही है ना, 3,000 से हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर है 70,000। ईपीएस निकालनी है 31 दिसंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 3 यहां कर लेते हैं जी। ईपीएस है 2013। तो प्रॉफिट 70,000 है। कोई प्रेफरेंस डिविडेंड सवाल में उसका जिक्र नहीं है, लेकिन हम 0 इसलिए पर्चे में बेशक ना लिखना, अभी मैं एक आध दिन इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको जरा याद हो जाए। ठीक है जी। डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं, तो वर्किंग 1 ओपन करेंगे। ठीक है जी। और वर्किंग 1 का फॉर्मेट यहां से मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, आप दोबारा बनाएंगे। ये आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो, जब आप पर्चा पास कर लेंगे तो। अल्लाह के हुक्म से जरूर आएगी इंशाल्लाह, जल्द आ जाएगी, देर नहीं होगी। बस आप पास करने वाले बनो जी। डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ शेयर्स, फ्रैक्शंस जी। यकम जनवरी 13 पर ओपनिंग 3,000 शेयर्स हैं। ओके, किस दिन नए शेयर इशू किए? यकम मार्च को 12,000 नए शेयर इशू कर दिए। तो यकम मार्च यहां पे लिख लेंगे, न्यू शेयर इशू। ठीक है, और ये लिखकर अभी फिगर मैं नहीं लिखूंगा, कंट्रोल है ना एक हमारा अपना, फिगर नहीं लिखूंगा, बल्कि यहां पे पहले फ्रैक्शन लगा लेंगे। ठीक है, अब कितने शेयर्स आए हैं? और 12,000, तो ये बन गया 15,000। अब अभी नहीं, उसके बाद फिर नए शेयर्स का इशू किए यकम जून 13 पे, क्योंकि अगर ये ना होते तो फिर हम ये एंड तक इस पे फ्रैक्शन लगा देते। यकम जून 2013 पर फिर न्यू शेयर्स इशू किए, नहीं इशू किए? अच्छा, अब फिगर नंबर ऑफ शेयर्स लिखने से पहले प्लीज नंबर ऑफ शेयर्स लिखने से पहले आप ये देखो, मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने तक ये 15,000 आउटस्टैंडिंग रहे, 3/12। ठीक है जी। तो भाई आप FR 1 पढ़ने आए हैं?
पक्की बात है। तो अब क्या फायदा, शाम वाली क्लास में आ जाना, शाम वाली क्लास में आ जाना, हाइब्रिड में बैठना। अच्छा तब भी आ जाऊंगा, अब भी आ गया हूँ जी। 15,000 शेयर्स, सॉरी कितने, हाँ 15,000 शेयर्स नए इशू किए हैं, तो ये 15,000 आ गया। अब अगेन आपने ये नए शेयर्स के ऊपर मैंने कहा था यहां पे आपने फ्रैक्शन नहीं लगाना, ठीक है ना, यहां पे फ्रैक्शन नहीं लगाना, ओके। अब और कोई शेयर इशू नहीं हुए, ये टोटल बैलेंस 30,000 जो था ये ईयर एंड तक आउटस्टैंडिंग रहा, तो 7/12, ठीक है जी, डन। तो बताएं जी, 500, 3750, 17500, 21, जी 21,750 रुपीज 3.22 पर शेयर। ठीक है जी, अब आए होमवर्क की तरफ। अच्छा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले और देख लें, फिर होमवर्क की तरफ जाते हैं। यहां तक कोई मसला तो नहीं है? पिक्चर लेनी है? थ्री की अलग लेनी है, टू की तो ले ली हुई पिक्चर। किताब दिखाओ यार, पहले होमवर्क लिखवा दो। चलो छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो और ले लो, फिर लेते हैं वो। अच्छा जी, अब एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, ईपीएस समझ आया? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने आ गए, बस ये ईपीएस का टॉपिक है। बस हर रोज एक दो चीजें नहीं डालते जाएंगे, 3 को दिन में बेसिक खत्म हो जाती है, एक दिन डायल्यूटेड पे लगता है, एक आधा दिन और नॉर्मलाइज करने के लिए रख लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको याद होगा कि IAS का टॉपिक कर रहे थे, तो मैं थ्योरी पढ़ाते हुए मैंने ऐसी मिसाल दी थी कि जी नेस्ले वाला चाहे कि हम दही बनाना बंद कर देंगे, याद आ रहा है? तो नेस्ले वालों का आज अगर खड़े होकर ये फैसला करें कि हमने अगले साल से दही नहीं बनानी है, तो नेस्ले जो एज अ होल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कई सारे ऑपरेशंस हैं जिनमें से उन्होंने एक ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू करने का फैसला कर लिया है। नेस्ले के कई सारे ऑपरेशंस हैं, वो पानी भी बना रहे हैं, वो जूस भी बना रहे हैं, वो कॉफी भी बना रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने दही बनाने को बंद करने का फैसला कर लिया। तो कई सारे ऑपरेशंस में से एक ऑपरेशन अगले साल वो डिसकंटिन्यू करने का सोच चुके हैं, फैसला उन्होंने कर लिया है। तो दही वाले ऑपरेशन को डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कहा जाता है, ठीक है। IAS 33 ईपीएस का स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर कोई डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है तो उसकी ईपीएस अलग से निकाल कर दे, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की अलग से निकाल कर दे। उसकी वजह ये होती है कि हम यूजर को ये कह रहे होते हैं, भाईजान ये अगले साल ये वाली अर्निंग्स की उम्मीद ना रखना, ये वाला तो ऑपरेशन ही हम क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ये असल मकसद होता है, ठीक है। तो इसके लिए जरा ये भागदौड़ थोड़ी सी चलती है चैप्टर के अंदर, कोई नहीं परेशान नहीं होना, ठीक है ना। ये पेज 511 पे आए जी, सफा नंबर 511। ये अंग्रेजी आपने घर पे पढ़नी है, ठीक है ना, अंग्रेजियां तो आप खुद घर पे पढ़ते हैं ना, मैं तो आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 37, यानी इससे पीछे 36 सवाल हैं आपकी किताब में, जो आपने 2 दिन में होमवर्क में पढ़ा देने हैं या 3 दिन में। और यार इतने इतने सवाल हैं, अभी आपने देखा 2 मिनट के अंदर एक सवाल हो जाता है आपसे, 3 मिनट लग जाएंगे। बस प्रैक्टिस करनी है इसकी थोड़ी सी, और कुछ भी नहीं है। बेसिक ईपीएस तो बहुत आसान है और डायल्यूटेड उससे भी ज्यादा आसान है। ईपीएस में से आप टॉपिक एंड होने पे दुआ करोगे, या अल्लाह इसमें से सवाल आ जाए। ऐसे दुआ ना किया करो, हमेशा दुआ ऐसे किया करो, या अल्लाह जहां से भी आए हम पास हो जाए। हाँ, ये नहीं कि यहां से आए और वो ऐसा सवाल बना दे क्या ना आपके उस्ताद को आता हो ना आपको आता हो, तो फिर अच्छा चले जी। मैंने आपको क्या कहा, अगर कोई डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हो तो उसकी ईपीएस कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से अलग करके कैलकुलेट करके दिखानी है यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ठीक है। सवाल पढ़ते हैं, थेरी शेरी तो बाद में आई जाती है। इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर ईयर 1, एंटिटी जी मेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 35 लाख। ऑफ दिस 30 लाख वॉज फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस एंड 5 लाख वॉज फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। अच्छा अगली बात, इट पेड ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 1.5 लाख
यहीं पे रुक जाओ। ऑर्डिनरी मैंगो डिविडेंड, क्या इसको ईपीएस की कैलकुलेशन में लेना चाहिए? ये तो कभी भी नहीं आ सकता भाई। ईपीएस है किसकी रेशो? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की। वो उसके डिविडेंड को माइनस करके कैसे आप निकाल सकते हो ईपीएस? तो ऑर्डिनरी डिविडेंड तो कभी भी माइनस नहीं ना होना। पैड में से आप डिविडेंड भी माइनस करके फिर शेयर से डिवाइड करो, हद होगी यार, ये तो नहीं होना। ठीक है, अगली बात, एंड प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ, हाँ ये जो है ना, ये प्रेफरेंस डिविडेंड, इसके ऊपर आके आप रुक जाएंगे, बताएगा सवाल में, टेंशन ना लो, फिलहाल रुको, आगे बताया हुआ है, फिलहाल सब्र करो। इधर देखो, प्रेफरेंस डिविडेंड बोल दिया उसने, ठीक है। अब अगर तो ये प्रेफरेंस डिविडेंड रिडीमेबल का हुआ तो इग्नोर कर देंगे, और अगर इररिडीमेबल का हुआ तो माइनस करेंगे। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है अगली लाइन में? द प्रेफरेंस शेयर्स वर करेक्टली क्लासिफाइड एज लायबिलिटीज। ये तो फिर रिडीमेबल है, तो इसको भी आपने इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो भाई रहेगी कहानी 35 लाख। अब 35 देखो, अच्छा अगली लाइन भी पढ़ लो। एंटिटी जी हैड 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू थ्रू आउट द ईयर। कोई नहीं, उसने वेटेड एवरेज निकलवाया, वो कह रहा है कि 1 मिलियन शेयर्स इन इशू रहे टोटल। अब कहना ये चाह रहे हैं हम कि 35 लाख बटा 35 मिलियन बटा 3.5 मिलियन डिवाइड बाय 1 मिलियन इकट्ठा ना कर देना। ठीक है, बल्कि 3 मिलियन को अलग और 5.5 मिलियन को अलग रखो, और जी नंबर ऑफ शेयर सेम होंगे, अभी बताता हूं, कैलकुलेशन करके देखते हैं ना। ठीक है, ऐसे कैसे फर्क समझ आएगा। ये देखो जी, चलो अब लिखा ही हुआ था दोबारा, चलो दोबारा देख लेते हैं फिर। ये देखें जी बच्चों, कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का प्रॉफिट बताएं। कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का प्रॉफिट कितना है? 3 मिलियन, और नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू कितने रहे हैं? ये वेटेड एवरेज ही है सवाल के अंदर, और कोई इशुएंस नहीं हुई। कितना आ गया? 3 रुपीज 3 पर शेयर। ठीक है, और डिसकंटिन्यू जो कर दिया ऑपरेशन, जो अगली बार नहीं चलेगा, उसका प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। नंबर ऑफ शेयर सेम रखने हैं, शेयर सेम, तो 0.5। असल में पता है क्या है? असल में यह है कि हमने पहले क्या ईपीएस निकालनी थी? हमने लिखना था 35 लाख बटा 10 लाख। 35 लाख बटा 10 लाख लिखना था, और ईपीएस आनी थी ₹3.5 पर शेयर। अभी भी वो 3.5 ही है, लेकिन तोड़ के लिख दिया। हमने क्या कहा यूजर को? यूजर 3 पर शेयर तो अगले साल भी एक्सपेक्ट करना, लेकिन ये वाली अगले साल एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि ये ऐसे ऑपरेशंस की ईपीएस है जो हमने डिसकंटिन्यू कर दिया। इस साल तो ये प्रॉफिट्स हैं, अगले साल ये प्रॉफिट्स नहीं होंगे, इसलिए स्टैंडर्ड कहता है कि 3 और 0.5 अलग, वरना इकट्ठा करते तो क्या आता? 3.5 आता ना। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड क्या कहता है? कंटिन्यूइंग को अलग रखो और डिसकंटिन्यूइंग को अलग रख लो। ठीक है, ये जी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी था। अब एक चीज जिसको अभी आप कहोगे गोली करा के निकल गया, क्या? सवाल के अंदर डिविडेंड रिडीमेबल वाला था तो इग्नोर हो गया। अगर सवाल के अंदर डिविडेंड इररिडीमेबल का होता तो माइनस करना था। अब मेरा सवाल क्या कंटिन्यूइंग वाले में से माइनस करेंगे या डिसकंटिन्यूइंग वाले में से, या दोनों में से? कंटिन्यूइंग में से प्रोपोर्शनेट करेंगे, डिसकंटिन्यूइंग में से सिर्फ। उन्होंने कहा चलो एक ये भी कह दूं, हालांकि दिल को नहीं कर रहा था इसका। जी देखें, अगर कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की ईपीएस अलग अलग निकल रही हो, और सवाल होमवर्क वाले सवाल के अंदर इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाए, होमवर्क वाले सवाल में इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाए, तो सिर्फ कंटिन्यूइंग में से माइनस करेंगे, प्रोपोर्शनेट वगैरह नहीं करना। उसकी वजह ये होती है ना कि हम यूं कह रहे होते हैं कि यार ये तो अगले साल होना ही नहीं है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी इसमें से माइनस कोई नहीं होगा, वो फिर उन्हीं में से ही डिविडेंड माइनस हुआ करेगा जो अगले साल प्रॉफिट्स आने हैं। बहरहाल लॉजिक पे फिर कभी बात कर लेंगे। स्टार लगा के अपने पास उसूल लिख लो कि अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाए, जरूरी बात है पहले कर लें, फिर हम बाद में पढ़ लेंगे बेटा, हैं जी। अगर इररिडीमेबल नहीं कर ले, मैं रुक जाता हूं। तो अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाए तो उसे सिर्फ कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस वाले पैट में से माइनस करना है। अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाए तो उसे सिर्फ कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस वाले पैट में से माइनस करेंगे। ठीक है, चलो जी, ये 38 होमवर्क है, इसके अंदर इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा, ध्यान से देख लेना फिर क्या करना है, उसूल लिखवा दिया। ठीक है, एक तो ये होमवर्क हो गया, और दूसरा अब स्टार्ट में आए। असल में तो हम ये बीच में ना ऐसे ही जरा 5-7 मिनट पिछली क्लास में बच गए थे, तो मैंने ना ये भी करवा दिया, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, वरना इसकी कुतुक नहीं बनती थी। असल में तो वो शुरू में चल रहे थे, हम कहां पे चल रहे थे? यहां पे चल रहे थे। ये देखें जी, ये पेज 469 एग्जाम्पल 1 आपका होमवर्क है। पेज 469 एग्जाम्पल 1 आपका होमवर्क है।
पहुंच गए? फिर पेज 470 पे एग्जाम्पल 2 आपका होमवर्क है और इसी सफे पे एग्जाम्पल 3 भी आपका होमवर्क है। अभी बस नहीं, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, वो भी आपका होमवर्क है। पेज नंबर अब मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं जा रहा हूं ढूंढने। पेज नंबर 518 क्वेश्चन नंबर 1, ये भी आपका होमवर्क है। पेज नंबर, बेटा चुप करेंगे प्लीज आप लोग। पेज 518 क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, 518 नंबर सफे पे है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी। अच्छा, ये हर सवाल 5 से 7 मिनट में मैक्सिमम हो जाएगा। इसके कोई सवालों के नंबर ऑफ सवाल देख के परेशानी हो ना। अभी कल आपने 10, 12, 15 सवाल मैंने आपको जब होमवर्क में देने हैं, आप कहोगे ये क्या, और हर सवाल 2.5-3 मिनट का सवाल है। स्पीड से करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना? ओके। अच्छा सुने प्लीज, आप लोगों ने आज वाली एक्स्ट्रा क्लास लेने से पहले मॉडर्ना को कोशिश करना है कि अटेम्प्ट कर लें। हो सकता है मैं उसकी कोई डिस्कशन करूं, ठीक है? तो पहले आपने अटेम्प्ट कर, पहले कल वाला लेक्चर ले लीजिएगा, अपलोड हो गया होगा अब तक। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।